हेलो। आवाज़ आ रही होगी ना प्रॉपर भाई लोग। हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं और ये हमारा आज आई थिंक छठा या सातवां लेक्चर होगा। आप लोग देख लीजिएगा जो अपलोड हुआ है। तो मैं आपको आज बेसिक सी बात बताऊंगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा। बहुत बेसिक सी बात ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा था पिछले कुछ लेक्चर में कि आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करना हुआ इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आप किन किन बातों को देखते हो कि वो किस पीरियड में है, ग्रुप में है, ब्लॉक में है, कैसे चेक करते हो, पता कर लेते हो, है ना। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अब किसी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आपकी पता करनी हो, है ना। इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को कैसे पता करोगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जहां पे आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताया जाता है। मतलब कि आप क्वांटम नंबर अगर हल्का फुल्का जान गए तो आप ये जान जाओगे कि आपका इलेक्ट्रॉन की लोकेशन किस जगह पे है ना। तो और उससे रिलेटेड मैं आपको बाउ का प्रिंसिपल, N+L रूल, हून रूल, ये सब हल्का सा आइडिया दे दूंगा, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन होना है पीरियोडिसिटी के अंदर। ठीक है भाई। वैसे तो ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या है, एटॉमिक में पढ़े हो आप लोग, तो लेकिन थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे वाले क्लासेस में। तो मैं आपको थोड़ा सा बस रफ रफ लेके चलूँगा। ठीक है भाई। तो चलते हैं हम लोग लेक्चर की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले आप अपने कॉपी में यही लिखेंगे, क्वांटम नंबर। क्या लिखेंगे भाई? क्वांटम नंबर। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपका जो घर है वो कहाँ है, तो मान लीजिए कि मैं अगर दिल्ली में बैठा हूँ, आप अपना यूपी में हो या फिर किसी दूसरे स्टेट में हो। हम लोग दिल्ली में मिले तो मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ के हो, तो आप पहले स्टेट बताते हो, फिर जिला बताते हो, फिर गांव बताते हो, फिर अपना मकान नंबर बताते हो, फिर जाके आपका पता लगता है कि आपकी लोकेशन ये है। अगर आप कोई पोस्ट करते हो तो क्या करते हो, स्टेट भी रहता है उसमें, डिस्ट्रिक्ट भी रहता है आपका, उसमें होम का एड्रेस रहता है, हाउस नंबर जो भी है, गली नंबर आप लिखते हो उसमें। तो जो क्वांटम नंबर होता है भाई, क्वांटम नंबर भी कुछ इसी तरीके की बात है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को क्या करता है, बताता है। जैसे अगर क्वांटम नंबर है तो सबसे पहले ये सेल्स की बात कर लेगा। किसकी बात करेगा भाई? सेल की। और सेल की बात जैसे होगी, सेल से आपको सब सेल के बारे में पता चल जाएगा भाई। सब सेल के बारे में आपने सेल से सब सेल के बारे में आप फाइंड आउट कर लोगे। जब सब सेल के बारे में पता चल जाएगा तो आप ऑर्बिटल के बारे में मालूम कर लोगे। अब देखो, ऑर्बिटल के बारे में मालूम कर लोगे, और ऑर्बिटल के अंदर ही आपके क्या होते हैं, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं भाई? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि मुझे अगर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चाहिए तो भैया हमें सेल, सब सेल, ऑर्बिटल से होते हुए यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। बोलो ना यार। और देखो, ऑर्बिटल और ऑर्बिट, ऑर्बिटल और ऑर्बिट, या फिर ये सेल या फिर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, और इसी को ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट। तो मेरे भाई सबसे छोटी यूनिट आपकी क्या है यहाँ पे? ऑर्बिटल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं ये आपका ये है, ये है आपका। तो ये पूरा का पूरा ये जो पी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो पी है, ये पी सबसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? पी सबसेल बोला जाता है। और ये जो पार्ट है इस जगह पे, इस जगह पे ये जो पार्ट है, ये आपका क्या है? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने डाला है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन भरा है, तो पी सबसेल में इस जगह पे आपका वो इलेक्ट्रॉन लोकेट हो रहा है ना। तो कहीं कहीं आपको पी ऑर्बिटल लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं पी सबसेल लिखा मिल जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि ऑर्बिटल कह दिया तो इट मीन्स कि ये छोटे से ब्लॉक की बात हो रही है, और सबसेल कह दिया तो होल आपका, इसकी तीनों की बात हो रही है वहाँ पे। तो क्वांटम नंबर हमें किस बात का पता करवाता है भाई? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो भाई, बोलो, आपको ये क्लियर हो गया लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? चले आगे। अब देखिए, और इसको
और ओपन तरीके से खिल के कैसे आएगा, जब सारे के सारे क्वांटम नंबर को आप समझ जाओगे। कैसे भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं क्वांटम नंबर? आपके क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? और हर एक का मतलब है, हर एक का कुछ न कुछ मतलब है, हर एक कोई न कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता है भाई। तो पहला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप लोग कहते हो n, मुख्य क्वांटम संख्या है आपकी। दूसरा है आपका एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, जिसको आप लोग कहते हो L। तीसरा है आपका मैग्नेटिक। देखो भाई, ये आप एटॉमिक में पूरा अच्छे तरीके से पढ़े हो, मैं बस रफ इसको कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यूटिलाइज करना है। आगे के लेक्चर में ये यूज़ होगा तो मैं इसको कोट करूँगा कि आपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, इस वजह से मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। और चौथा आपका स्पिन क्वांटम नंबर। देखो भाई, ये जो 3 है ऊपर के शुरू के जो 3 आपने लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथुअल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या होते हैं मेरे भाई? ये जो 3 हैं ऊपर के, ये जो 3 है, ये जो 3 हैं, ये क्या होते हैं कि श्रोडिंगर का जो इक्वेशन होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन से, श्रोडिंगर के इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रेडियल, एक होता है एंगुलर पार्ट। रेडियल और एंगुलर पार्ट, रेडियल और एंगुलर, तो इन दोनों को जब रेडियल और एंगुलर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको एन और एन एल एम आपको मिल जाता है वहां पे। मतलब ये क्या होता है, इक्वेशन डिपेंडेंट होता है, किसी न किसी इक्वेशन से क्या होती है आप फाइंड आउट कर लेते हो। मतलब ये जो रेडियल और एंगुलर इनको सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करने पे, सॉल्व जब करोगे तो ये वाली चीजें आपको क्या होंगी, फाइंड आउट हो जाएंगे। मतलब कि ऊपर की तीनों आपकी इक्वेशन डिपेंडेंट है, इक्वेशन से आती हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये लोग क्या होते हैं, फाइंड आउट होते हैं। लेकिन आपको जो चौथा है ये इंडिपेंडेंट ऑन इक्वेशन होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई, ये किसी इक्वेशन से इसको आप लोग नहीं निकालते हो भाई। तो रेडियल और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करके ये पा जाओगे, और एस आपका इंडिपेंडेंट होता है, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से ये नहीं मिलेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कभी कदार, ये पूछ लेगा कि ये कहाँ से आप इसका ओरिजिन ऑफ दिस, तो आप क्या करोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहीं से निकल के तीनों आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हल्का सा आइडिया दे दूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, हल्का सा, बस थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा। सवाल हो जाएंगे, लेकिन इतने में आपके सवाल हो जाएंगे। देखो भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल की बात करता है, ये सेल की बात, सेल की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेल। तो मैं आपसे कह दूँ, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, किसी भी एटम में नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं मेरे भाई, जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सा सवाल है, या फिर हाइड्रोजन ही दे दिया, मैं हाइड्रोजन ही दे दिया। बहुत प्यारा सा सवाल है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ सेल। एटम में अगर आपको लेना है तो हाइड्रोजन ले लो, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी ले लो। हाइड्रोजन में आपको स्पेसिफिक दे दिया, बताओ नंबर ऑफ सेल कितने इसमें मौजूद होंगे। तो आप तुरंत क्या बोलोगे भैया, आप बोलते हो कि हाइड्रोजन 1s1, तो ये आपका
सेल यहाँ पे 1 आपको दिख रहा है, आपको 1 दिख रहा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि मेरे भाई जो किसी भी एटम के अंदर या फिर हाइड्रोजन ही सही, सबके अंदर इनफाइनाइट क्या होते हैं, सेल मौजूद होते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट सेल मौजूद होते हैं तो आपके दिमाग में आएगा सर तो यहाँ तो हाइड्रोजन में तो एक ही दिख रहा है हमें, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देती है भाई सेल की। जैसे ऐसे इनफाइनाइट तक चले जाओ, ऐसे ही आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, इनफाइनाइट तक आप इसको लेके चले जाओ। देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन का ही मान लीजिए, तो आपको तो दिख रहा है कि ये 1s है, सेल 1 है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी एटम के अंदर आपके इनफाइनाइट सेल मौजूद होते हैं। कितने सेल मौजूद होते हैं भाई? इनफाइनाइट सेल मौजूद होते हैं किसी भी एटम के अंदर। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है हाइड्रोजन का, और मैंने क्या किया, इसको एनर्जी देना शुरू कर दिया, इसको एनर्जी देना शुरू कर दिया। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये क्या करेगा, एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, और हो सकता है एक ऐसा समय आए जहाँ पे क्या हो जाए, पलायन हो जाए, बाहर निकल जाए। तो हम डिपेंड करता है ये कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कितनी एक्साइटेशन करवा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ सेल मौजूद होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल मौजूद होते हैं। वो जो हम पढ़ते हैं, किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसके रियल एग्जिस्टेंस, ग्राउंड स्टेट वाले की जो सेल होती है उसकी पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन है, या फिर कोई सा भी ले लो, हाइड्रोजन ही ले लो, हाइड्रोजन का ये 1s या फिर 1s, तो ये 1s इसका ग्राउंड स्टेट है भाई, जो रियल एग्जिस्टेंस है, ग्राउंड स्टेट है, जो इसका रियल एग्जिस्टेंस है भाई, रियल एग्जिस्टेंस जिसमें रियल में एग्जिस्ट करता है, वो बात इसकी 1s है। तो हम किसी भी एटम, कोई भी एटम होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके ग्राउंड स्टेट की, उसके रियल एग्जिस्टेंस वाले सेल की बात करते हैं वहां पे। अदरवाइज कोई भी एटम होगा, सब में इनफाइनाइट सेल होती है। अब इसकी हाइड्रोजन की तो 1s ही है, तो हमारा तो मतलब इतने ही से होना चाहिए था ना, इतने से ही होना चाहिए था, इतने से ही। तो हमने ये बवाल क्यों किया है? लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, ये जंप करता भागता है। इसलिए हम लोगों को बोलना जरूरी था कि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो ग्राउंड स्टेट और रियल एग्जिस्टेंस वाले कॉन्फ़िगरेशन या सेल की बात करते हैं। बोलो ना भाई, ये बात आपको समझ में आ गई है? तो ये जो n हम पढ़ रहे हैं, जो ये n है, ये जो n है वो कौन सा है? ग्राउंड स्टेट का रियल एग्जिस्टेंस, ग्राउंड स्टेट का रियल एग्जिस्टेंस वाला। बोलो ना यार। तो आपको एक्साइटेशन वाली की कहानी करनी नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस जिसका होगा उसी का आपको बात करनी है। क्लियर है इतनी बात? तो अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप लोग एटॉमिक में देखे होंगे कि आपकी एनर्जी होती है -13.6 Z²/n²। तो एनर्जी की भी बात कर लेता है, वेलोसिटी की भी बात कर लेता है, रेडियस की भी बात कर लेता है। तो n से आपको किसी भी चीज़ की, आप जो एलिमेंट हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसमें आपका एनर्जी भी फाइंड आउट कर लेते हो, है ना।
आप वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लेते हो, आप रेडियस भी फाइंड आउट कर लेते हो, तो इट मीन्स कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वाली चीज़ें आपको दे देता है। लेकिन हमारा जो मेन मोटो था कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये जो 1s आया है, हम अपने ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, और ये जो 1 हमारा है इस जगह पे इसका रियल एग्जिस्टेंस है ग्राउंड स्टेट में ही, इस वजह से हम इसको लेकर चलते हैं और यही बात n को इन्फॉर्म करता है। अदरवाइज n तो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्फॉर्म करता है किसके बारे में? सेल्स के बारे में, सेल्स। ठीक है, चले आगे देखिए। अब अगला है हमारा एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जिसको भाई आप लोग क्या कहते हो? एल कहते हो। तो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर आप लोगों को क्या बताता है भाई? नंबर ऑफ सब सेल के बारे में बताता है। किसी भी सेल के अंदर अगर मैं आपसे कहूं किसी भी सेल के अंदर नंबर ऑफ सबसेल को बताता है। अगर हमें सेल मालूम है भाई, अगर हमें सेल पता चल गया तो हम नंबर ऑफ सबसेल को भी फाइंड आउट कर लेंगे इससे। अगर हमें सेल मालूम है तो नंबर ऑफ सबसेल हमें मालूम चल जाएगा। इसकी इंफॉर्मेशन आपको एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर देती है। तो मतलब अगर हमारा यहाँ पे nth सेल है, अगर हम यहाँ पे कह लें कि nth सेल है, nth सेल है, तो यहाँ पे आपका जो L होगा वो वेरी करेगा 0 to n-1, यहाँ तक 0 to n-1 सबसेल लिख लो, n-1 ही तक रखो, यहाँ तक वेरी करेगा 0 to n-1। अगर मैं कह दूं हमारा फोर्थ सेल है, इट मीन्स कि क्या हो रहा है आपका L की वैल्यू भाई 0 to यहाँ पे n की वैल्यू 4-1, मतलब क्या हो गया 0 to 3। अब 0 to 3 का मतलब क्या हो गया भाई? L बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0, 1, 2 और 3। 0, 1, 2 और 3। और L बराबर 0 का मतलब हो गया यहाँ पे S, A1 का मतलब हो गया P सबसेल, और 2 का मतलब हो गया D सबसेल, और इसका 3 का मतलब हो गया SPD F सबसेल। ठीक है भाई? तो इसका मतलब अगर हमें n मालूम चल जाए तो हमें आपका सबसेल फाइंड आउट करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो ना यार, एक चीज़ आपने देख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जितने नंबर ऑफ सेल्स मौजूद हैं उतने ही हमें यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 L की वैल्यू भी उतनी ही मौजूद मिल रही है, उतने ही सबसेल हमें मिल रहे हैं। देखो SPD F ये सारे के सारे क्या हैं? सबसेल है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, जितने नंबर ऑफ सेल्स उतने ही हमें नंबर ऑफ सबसेल्स फाइंड आउट होते चले जाएंगे। अरे बोलो ना यार। देखो यहाँ पे देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, बोलो भाई, 4s, 4p, 4d, 4f। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ, दिखा दूँ आपको, ऐसे करके दिखा दूँ, तो देखो मैं यही तो कह रहा था यहाँ पे n बराबर क्या है? यहाँ पे n बराबर 1, यहाँ पे n बराबर क्या है? 2, n बराबर क्या है? 3, n बराबर क्या है? यहाँ पे 4। तो अभी आपने क्या देखा? नंबर ऑफ सेल्स जितने हैं
नंबर ऑफ सेल्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ सब सेल मौजूद आपको दिख रहे हैं। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ जितना सेल था, नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सब सेल दिख रहा है, नंबर ऑफ सब सेल आपको दिख रहा है। देखिए ना यहाँ पे सेल n बराबर 1 था तो सब सेल देखो आपका यस 1, n बराबर 2 है, यहाँ पे देखो 1 और 2 s और p दोनों मौजूद हैं, 2 मौजूद हैं और 2 सब सेल s और p सब सेल। यहाँ पे n बराबर 3 है तो देखो s p और d, यहाँ 3 मिल गया आपको। यहाँ पे देखो n बराबर 4 है तो आपको 1 2 3 और 4 मिल गया आपको। तो एक बात तो आपने क्लियर कर ली, ये बात आपने क्लियर कर ली कि जितने भी नंबर आप यहाँ पे 4th सेल है, 4 सेल है, इट मीन्स कि 4 आपको सब सेल भी मिलने हैं वहाँ पे। और ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है भाई? ये वेरी यहाँ से यहाँ तक करता है, वेरी यहाँ से यहाँ तक करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहचानने को दे देता है आपसे। और ये जो नोट करने वाली बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि n हमारा हमेशा l से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। n हमारा देखिए n बराबर हमारी वैल्यू क्या थी 4 और मैक्सिमम l की वैल्यू कितनी आई है 3। मैक्सिमम आपने कितना देखा है 3 आपकी मिली हुई, आपको यहाँ पे 3 मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हो और l की वैल्यू 3, मतलब ये देखो 4 और ये 3 मैक्सिमम। n बराबर हमारा 4 था और मैक्सिमम है l 3। तो ये वाली भी बात है, कंडीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो ना भाई, ये बात समझ में आ गई? तो अब हमें n मालूम चल गया, अब हमें l मालूम चल गया, है ना। अब आप बाऊ की तरफ लेके मैं आपको चलता हूँ, आप बाऊ प्रिंसिपल की तरफ। आप बाऊ प्रिंसिपल पे जाने से पहले एक सवाल आपसे मैं करवाना चाहूँगा, अगर आप लोग रेडी हो तो एक सवाल मैं करवा दूँ। सवाल मैं बोल देता हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, सवाल बोल देता हूँ मैं। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल इन 5th सेल। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल, फाइंड द नंबर ऑफ, कॉपी में नोट कर लीजिएगा भाई, सबसेल इन 5th सेल। कंडीशन क्या दिया है? इफ वैल्यू ऑफ l वेरी फ्रॉम, इफ वैल्यू ऑफ l varies from 0 to n+1। बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेल बताना है। ऑप्शन दे दूं? ए ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है आपका 5, सी ऑप्शन है आपका 6 और डी ऑप्शन है आपका 7। दीजिए भाई, जवाब दीजिए। देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए 5th सेल है यहाँ पे ना, सेल हमारा क्या है? 5वां है, 5वां सेल है। तो हम लोगों ने एक बात अभी देखी थी, हमने एक बात देखी थी कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वही नंबर ऑफ सबसेल्स उतने ही हो रहे थे। कब? व्हेन l vary from 0 to n-1। When l vary from 0 to n-1, ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ। When
चेंज कर देता हूँ भाई, हो सकता ना दिख रहा हो। व्हेन L वेरी फ्रॉम कहाँ से 0 to n-1, देन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सब सेल। यही तो था भाई, यही तो था। जब ये वेरी कर रहा था, जब ये वेरी कर रहा था 0 to n-1, देखिएगा ना पीछे यार, देखिएगा ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 0 to n-1 पे n बराबर जितना था उतना आपका सबसेल आ रहा था। 0 to n-1, ध्यान रखिएगा। और सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया है 0 to n+1। यहीं पे आप लोग अच्छा खा जाते, बहुत लोगों का आंसर 5 आ गया होगा, 5 बहुत लोगों ने ठोक दिया होगा। सबसेल देखा होगा, सेल 5 है तो सबसेल भी 5 रगड़ दो पकड़ के। नहीं मेरे भाई, 5 तब होता जब वो 0 to n-1 तक वेरी करता तब। यहाँ पे क्या किया है, 0 to n+1 तक लेके गया है। इट मीन्स कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ 0 to n-1th, nth और n+1th। इसको मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, अच्छे से दूसरे पेज पे लिखता हूँ भाई, दूसरे पेज पे लिखता हूँ। 0 to n-1 nth, फिर nth, फिर n+1 nth। बोलो ना यार, तो 0 to n-1 तक का क्या कहानी है आपकी, जो ये जो कहानी है यहाँ तक, तो आपका जो नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सबसेल है, यहाँ तक तो यही है। इट मीन्स कि सेल कितने थे, 5 थे ना, तो सबसेल भी कितने हो जाएंगे, 5। और यहाँ पे nth मतलब एक और जुड़ गया, एक और जुड़ता चला गया, तो मतलब देखो मेरे भाई 5 1 6 1 7, क्या हो गया, यहाँ पे आपके 7 सबसेल आपको दिख रहे हैं, 7 सबसेल दिख रहे हैं आपको। 5 तो ये हो गए 0 to n-1, फिर एक जोड़ोगे तो nth, फिर एक जोड़ोगे तो n+1th। तो एक एक जोड़ते जा रहे हो ना, यहाँ पे n-1, एक जोड़ोगे तो n हो जाएगा, एक और जोड़ोगे तो n+1 हो जाएगा, एक और जोड़ोगे तो n+2 हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे सवाल ये पूछ लेता कि वेरी फ्रॉम 0 to n+2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो 0, फिर क्या होता है n-1, फिर n, फिर n+1, फिर n+2। तो 0 to n-1 के लिए आपका हो जाता है 5, इसके लिए हो जाता है 1 1 1, तो 5 3 8, आंसर आपका क्या आ जाता, 8 आ जाता है ना। इसको आप तो ऐसे तो मैंने अभी आपको समझाई है पूरी बात, लेकिन एग्जाम में आपको बड़े आसान तरीके से करने, क्या करना होता है अब आपको देखो बता देता हूं मैं। जो n की वैल्यू गिवन होगी वो वाली वैल्यू उठाइएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा। देखिए ना, देखिए ऐसे अप्रोच कैसे करना है एग्जाम के अंदर कैसे अप्रोच करना है वो देखिए। बाकी तो ये बात मैंने समझाया आपको कि यहाँ तक आप अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ तक की बात आपकी नंबर ऑफ सेल बराबर सबसेल है। एग्जामिनर आपसे nth n-1 के आगे भी बढ़ा सकता है, तो इसको जल्दीबाजी नहीं करना है, मिस्टेक हो जाएगा आपसे। भारी बवंडर हो गया, गंगा जल का वो देखियो डायलॉग, अरे साहब भारी बवंडर हो गया, भारी बवाल हो गया, ऐसा कुछ था। दयाराम कौन से थे, दरोगा जी। देखो भाई 0 to n+2 यहाँ तक है ना, n+1 था कि 2 था, n+1 था, n+1। तो भैया 0 to n+1 के लिए आप क्या लिखोगे, ऐसे 0 to n+1, n की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दो, n की वैल्यू उठा के पुटअप कर दो, तो n की वैल्यू कितनी थी, 5 + 1, तो कितनी आ गई भाई, 6 आ गई। एक ऑलरेडी 0 यहाँ पे मौजूद है, 0 मौजूद है पहले से ही, और 6 ये आ गई, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ये है, और एक l जो आपका 0 है उसको काउंट कर लो, तो 7 हो गई।
इसको काउंट कर लो, एक तो इनबिल्ट है 0 और n की वैल्यू रखते जाओ, 5 1 6 हो गया और एक है ही 7। अब यही आपका n की वैल्यू 10 दे दे तो 10 और 1 11 और ये 0 को लेके 12 हो जाएगा। बोलो, तो यही तो बात है। यहाँ पे 5 रख दिया तो 6 ये हो गया, 6 की काउंटिंग ये हो गई और 1 की काउंटिंग ये हो गई, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल कितने हैं? 7। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान लगाना, वहाँ पे एक तो 0 है ही और फिर आपको ये देखना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है n+1, तो चलो 5 1 6 और 1 7, 0 2 n-1, 0 तो है 5 में से जाएगा 1 4, 4 1 5, 5 आ जाएगा। तो आपको आंसर ऐसे ही लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा आहबाऊ रूल, आहबाऊ रूल। क्या होता है भाई? ये क्या होता है? क्या होता है? जब भी आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे भाई, है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी स्टार्ट करनी होगी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है। अब बाऊ ने यही बात बोली थी भाई कि आप क्या करोगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन बनने जाओगे तो पहले लोअर एनर्जी, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, उससे हायर, ऐसे बढ़ते चले जाओगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे? धीरे 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 बढ़ते चले जाओगे। तो अब इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक सिंगल स्पीसीज के भी एलिमेंट होते हैं जिसको आप लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहते हो भाई, और आपके कैसे वाले भी होते हैं? आपके मल्टी वाले भी होते हैं जिसमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आप लोग क्या करते हो? फील करते हो। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को समझेंगे पहले। आहबाऊ रूल में, आहबाऊ में हम दोनों को समझने वाले हैं। आहबाऊ में हम लोग दोनों को समझेंगे भाई, सिंगल स्पीसीज या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक। और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या फिर यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दोनों में इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे? भरेंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जितने भी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, आपके लिथियम के कितने होते हैं? लिथियम का आपका होता है 3, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो वहाँ से तो लिथियम 2+, है ना भाई। तो ऐसे वाले जो होते हैं, हीलियम का कितना होता है? 2, हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम प्लस। तो जो हाइड्रोजन लाइक वाले होते हैं वो सिंगल यहाँ पे सिंगल, ठीक। और यहाँ पे आपके मल्टीपल, जो आपका मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो है, जैसे यहाँ पे और एक आंक लेना हुआ, जैसे बेरिलियम होता है कितना? 4, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दो, 3। ये सब के सब क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। तो हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फिर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे भाई, देखें यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात अगर मैं करूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम, इनमें भाई देखो क्या होता है, इनमें देखो क्या होता है। आपका ये है 1s, यहाँ पे आपका 2s 2p, 3s 3p 3d, यहाँ पे आपका क्या है? 4s
4p, 4d और 4f। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अरे यार आपने तो पहले बोल दिया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इनमें क्यों, ये क्यों है, ऊपर वाले क्यों जरूरी है? एक इलेक्ट्रॉन है तो यहीं निपट गया भाई, 1s, यहीं पे ख़त्म कहानी। एक इलेक्ट्रॉन है, यहीं पे ख़त्म हो गई कहानी, तो आगे क्यों करने की ज़रूरत है? तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जंप करते हैं। आप एनर्जी दोगे तो एक्साइटेशन स्टेट में पहुँचेगा भाई, एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा और यहाँ से जंप करेगा तो ये इसका फर्स्ट एक्साइटेशन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेशन, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ऐसे क्या करेगा, इनफाइनाइट तक पहुँच जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दे के निकालते हो, आप लोग यही तो इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ते हो, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालते हो बाहर भाई, उसको बाहर फेंक देते हो, पलायन करवा देते हो। तो ये जो है हमारा, ये जो है ये हमारा ग्राउंड स्टेट पे है, 1s हमारा ग्राउंड स्टेट पे है, तो हम ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं हमारी भाई, जब हम एक्साइटेशन करेंगे तो इस कंडीशन में भागता है और इसी तरीके से क्या होते हैं, सजे रहते हैं ये। तो मल्टी, अब आते सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था ना, अब मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। सिंगल में आपको ऐसे ही भरने हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है। हेलो सर, एक्चुअली क्लास ले रहा था मैं ऑनलाइन वाले से। आपके कितने बजे क्लास? चलो भाई देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले में आपने देखा कि ये जो पैटर्न आपने फॉलो किया है, यहाँ पे आपको आबाऊ ने क्या बोला था कि एनर्जी के बढ़ते क्रम में आपको रखना है, पहले कम एनर्जी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। आपकी जो एनर्जी का टर्म होता है E इक्वल टू क्या होता है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, माइनस लगा हुआ, आपकी एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एनर्जी आपका बढ़ता जा रहा है, एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है भाई। यहाँ पे आपका एन की वैल्यू रखते जाओ, ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले में रखा है माइनस आगे, है ना। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी जब, तो ई की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग लोअर एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में, फिर अपर, फिर अपर, फिर अपर, फिर अपर, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, यहीं पे मामला उसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यहीं पे उसका क्या हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा तो हमें ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब मल्टी स्पीसीज वालों में हम कैसे भरेंगे भाई, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगे, मैं यहीं पे भरना शुरू कर देता हूँ। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक मिनट, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इनमें आप कैसे भरोगे? देखो भाई, ये जो पैटर्न फॉलो करता है यही रियल पैटर्न है, यही रियल पैटर्न है। सिंगल स्पीसीज में तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है, आप डाल दिए 1s में यार, खत्म हो गई कहानी, बाकी का बाउंडर से कोई मतलब ही नहीं है आपको। लेकिन देखो यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपको जो पैटर्न फॉलो करना है वो 1s, 2s, 2p, 3s, ये इस तरीके से आपका पैटर्न जाता है।
पहले सबसे लोअर, फिर उससे, फिर उससे। अब देखो इस वाले में और इस वाले में दोनों में अंतर देखो। इसमें आपने ये देखा कि जो सेल 2s और 2p दोनों सेल वाले क्या हैं, बराबर हैं, दोनों सेल बराबर है। ये दोनों ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल हैं भाई। ये दोनों जो हैं आपके यहाँ पे सब सेल हैं या फिर सेल हैं 2s 2p, ये डीजनरेट हैं। डीजनरेट का मतलब होता है समान एनर्जी के हैं, समान एनर्जी, समान एनर्जी है इनकी यहाँ पे। ये वाले हैं ये भी समान एनर्जी, मतलब ये दोनों समान एनर्जी के हैं, ये तीनों समान एनर्जी के हैं, ये चारों समान एनर्जी के हैं। ये कहानी यहाँ पे है कि समान एनर्जी के हैं, डीजनरेट हैं, एक ही लेवल पे हैं। लेकिन जब हम लोग मल्टी में आते हैं, जो हम लोग भरते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो ये 1s आपका सबसे लोअर है, फिर 2s उससे ज़्यादा, फिर 3, फिर उसके बाद में 2p। 2s और 2p यहाँ पे आपको सेम एनर्जी लेवल पे दिख रहे थे, डीजनरेट दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे डीजनरेशन नहीं है, यहाँ पे आपको 2s और 2p अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि आह बाऊ क्योंकि आह बाऊ रूल n+ रूल, आह बाऊ रूल के अकॉर्डिंग, या फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग n+l रूल के अकॉर्डिंग की जाती है, रूल के अकॉर्डिंग की जाती है। अब n+ रूल के अकॉर्डिंग भरोगे तो यही वाली चीज़ें n+l रूल में आएगी। अब देखिए यहाँ पे भाई, अब ये बवाल n+l रूल क्या है, n+l हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, n+l रूल क्या है, n+l रूल, n+l रूल हेडिंग डाल लीजिएगा अपने कॉपी के अंदर। ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है अब आपके आंखों के सामने भाई। इसमें दो केस हैं, इसमें दो केस है, आप बाऊ का ही प्रिंसिपल है, आप बाऊ का प्रिंसिपल, आप बाऊ ने बोला था इलेक्ट्रॉन जो भरोगे तो n+l रूल को फॉलो करते हुए भरोगे, मतलब एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम आपने लिया है, लेकिन n+l रूल को भी फॉलो करना है। तो केस 1 आपका क्या है, यहाँ पे केस आपका फर्स्ट क्या है कि जो आपका n1 + l1 छोटा होगा n2 + l2 से, n1 + l1 छोटा होगा n2 + l2 से, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा भाई, बताना, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, बोलो भाई, बोलो। अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा n1 + l1, ये n2 + l2 क्या लिख दिया है बवाल। देखो अभी बवाल समझाता हूँ मैं। जब ये क्या है आपका, एक तरीके से कह लो ये आपका यहाँ पे लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरे जाएंगे, भरे जाएंगे। देखो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे देखो क्या देखा है, 2s और 2p, इन दोनों को उठा लूँ, 2s और 2p को उठा लूँ भाई, 2s और 2p को उठा लूँ। मैंने यहाँ पे 2s उठा लिया और 2p उठा लिया। अब आपका ये डाउट है, अब आपका डाउट है कि पहले किस में भरेंगे, 2s में भरेंगे या फिर 2p में भरेंगे। तो देखो भाई n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 2, ये क्या है, 2n है, ये 2 है, n की वैल्यू इसके लिए भी 2 है। इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, और इसके लिए p के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसके लिए आपका n+l की वैल्यू क्या आ गई, 2 + 0 बराबर 2 आ गई। और इसके लिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, n+l बराबर क्या हो गया, 2 + 1 बराबर क्या हो गया, 3 आ गई। तो आपको लोअर एनर्जी, जो लोअर
में होगा, मतलब ये लोअर N1 L1, ये देखो ये क्या है N1 L1, ये आपका N2 L2। तो N1 L1 जिसकी वैल्यू कम आ रही है, इसकी वैल्यू देखो 2 आ रही है, 2 आ रही है ना, तो इसमें पहले आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, 2 आ गई ना, 2 है ना, तो आप पहले किस में भरोगे इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर किस में आएगा 2p में। तो आपने यहाँ पे देखिए क्या किया था भाई, इसमें तो 2s और 2p को तो डी जनरेट कर दिया था आपने। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है लोअर में कि ये है लोअर में, सब डी जनरेटेड समान एनर्जी के हैं जब ये सिंगल वाला था, सिंगल वाला। लेकिन हमारा एक्चुअल में हम लोग फॉलो क्या करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब आपका 2s में भरेंगे कि 2p में भरेंगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि 2s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर 2p में आएगा, क्योंकि इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू आ रही है 2 और इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू आ रही है 3। तो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो आप यहाँ पे ये बात मेंशन कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। तो आपको सबसे पहले n प्लस एल में काम करना है भाई, n प्लस एल में काम करना है पहले। ये हो गया आपका केस नंबर 1। अब मैं आपसे कह दूं अरे मेरे भाई, मैं आपसे कह दूं कि 3s में इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे कि 3p में भरोगे, 3s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरोगे कि 3p में भरोगे, तो बताओ करना क्या है। इसके लिए n प्लस एल निकाल लो, n प्लस एल निकाल लो, इसके लिए भी n प्लस एल निकाल लो, दोनों के लिए। और n की वैल्यू इसके लिए कितनी है 3, l की वैल्यू 0 और इसके लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हो गया n प्लस एल की वैल्यू 3 और यहाँ पे हो गया 4। तो बोलो ना यार, 3 वाले में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, मतलब 3s में आपका इलेक्ट्रॉन पहले आता है फिर 3p में जाता है। यही आप बाबू ने बोला था कि आपको इलेक्ट्रॉन को जो भरना है वो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग भरना है। बोलो भाई सही है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 की तरफ लेकर चलता हूं मैं आपको कि n प्लस एल का केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब ऐसा कोई केस मिल जाए जहां पे n1 प्लस L1 बराबर हो जाए n2 प्लस L2 के। अरे ऐसा भी तो मिल सकता है यार, n प्लस एल की वैल्यू उसके लिए 3 या 5, उसके लिए भी 5, दोनों आ सकते हैं। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन वहां पहले भरते हैं जिसका n की वैल्यू कम होता है, जिसकी n की वैल्यू कम होती है। देखो भाई केस 2, पहले वाले में तो ये ग्रेटर देन ये कम, तो कम वाले में भर दिया आपने। दूसरे वाले में जब ये भी बराबर हो गए, तब किस में जाओगे, तब देखोगे कि किसकी n की वैल्यू कम है, उसी n की वैल्यू में उठा के आपको डाल देना है इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, जैसे मैं आपसे कह दूं ऐसा कोई एग्जांपल बताओ, जैसे 3s है और 2p है, 3s है और 2p है, इसके लिए, इन दोनों के लिए भाई बताना। n प्लस एल, n होता है जो सामने लगा रहता है, n बराबर इसमें कितना है 3, और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो क्या हो गया n प्लस एल, क्या हो गया मेरे भाई बताना 3,
और यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू क्या है 2, और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो इसका n प्लस एल क्या हो गया, n प्लस एल क्या हो गया मेरे भाई 3। तो 3 ये भी है 3 ये भी, तो मैं वही कह रहा हूँ 3 बराबर 3 जब ये आ जाएगा, जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि ये बराबर ये हो जाए, 3 बराबर 3 हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन को कहाँ डालोगे, तो मैंने वही लिखा है कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन उठा के पहले भर देना। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, इट मीन्स कि 2 कम है 3 से, यहाँ पे 2 कम है 3 से, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ भरा जाएगा, सबसे पहले 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। बोलो ना यार, और यही जाता भी है, यही जाता है, 2p में ही भरते हो। आप लिखते क्या हो 1s2 2s2 2p6, फिर लिखते हो 3s2, तो ये पहले 2p में इलेक्ट्रॉन दिया है फिर 3p में दिया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है n प्लस एल की वैल्यू कितनी है इसमें 3, और इसमें भी कितनी है 3, लेकिन फिर जाएगा किस में, n जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उठा के डाल दोगे। समझ गए। आपसे पता क्या पूछता है, एक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, कोई एटम है हुआ, उस एटम की कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, कहेगा इनमें से सही कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। तो आपको सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पता करना होगा तो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग ही चलता है आपका। तो ये जो केस 1 और केस 2 है, ये आप अपने खोपड़ी में बैठा के रखिएगा मेरे भाई, अपने खोपड़ी में बैठा के रखिएगा, अदरवाइज मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताना 3D में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कि 4p में जाएगा, 3D में पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे कि 4p में भरोगे। तो हमें सबसे पहला काम होता है क्या, n प्लस एल, n बराबर इसमें कितना है, n बराबर है 3, l बराबर 2। बहुतों को तो ये दिक्कत हो रही होगी l s p d f मेरे भाई, l बराबर 0, l बराबर 1 2 और 3, तो d के लिए हम लिखते हैं 2, d के लिए लिखते हैं 2, तो मैंने वही 2 लिखा हुआ है, तो हमारा n प्लस एल हो गया 5। और यहाँ पे क्या है, n बराबर हमारा है 4 और p के लिए l हमारा होता है 1, तो ये भी हो गया 5। लो भाई, फिर वही बात, 5 और 5 आ गया, तब मैंने क्या बताया था, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन उठा के डाल देना। तो इसमें आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भागेगा, इसमें भरा जाएगा। आप लोग लिखते हो ना भाई, ऐसे ही तो लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना 4s2, ऐसे ही तो लिखते हो डॉट डॉट करके। बोलो बोलो बोलो, 4s2, उसके बाद में मैं अगर कह दूँ 3d10, अरे बोलो ये वाली बात, मान लो 2 2 4 10 2 12 18 2 20 30, मान लो ये जिंक है Zn30, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, क्या ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सही है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 इलेक्ट्रॉन 2 12 6 18 2 20 10 30, जिंक का 30 होता है, तो क्या ये सही है भाई। तो यहां तक आपको n प्लस एल रूल ही बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप पहुंच गए, यहाँ पे अगर आप पहुंच गए, तो देखो इसके लिए 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू 0, तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू है 3, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू है 4, तो ठीक है, कम वाले में भरा गया, ये बात सही है, यहाँ तक तो बहुत सही है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे चलते हैं, इस l की वैल्यू क्या है, आप 0, n की वैल्यू 4 मतलब n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4, है ना, और यहाँ पे 3 है, और d की वैल्यू कितनी होती है, d l की वैल्यू d के लिए 2, तो 3 2 5 3 2 5, तब भी यहाँ पे क्या हो गया हमारा सही है। बोलो ना यार, तो यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 4, तो हमें क्या करना होता है,
हमें क्या करना होता है, n प्लस एल रूल को फॉलो करना होता है। देखो 3 और 4 तो लोअर वाले में भर दिया, 4 और 5 तो लोअर वाले में पहले भरा फिर बाहर वाले में भरा, और यहाँ पे देखो 4 और 4 दोनों में 4 और 4 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 4 इसमें भी 4 इसमें भी दिख रहा है। तो मैंने कहा कि तब जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें भर देना। तो यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 वाले में आपने उठा के डाल दिया। तो ऐसे ही ना आपको कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, 4 कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, इनमें से कौन सा सही है, तो आपको इस वाले रूल को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो चलिए अभी तक हम लोग n प्लस एल रूल समझ लिए आप बाउ में। अब मैं अगला आपको टास्क जो दूंगा, अब आपको मैग्नेटिक उसके बारे में बता दूंगा, क्वांटम नंबर, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या, हुंड रूल, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो आपका m और s और हुंड में अगले लेक्चर में करा दूंगा। फिर मैं आपका आऊँगा बिल्कुल एकदम बिल्कुल एनर्जी के साथ में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे, वहाँ पे इनकी ज़रूरत महसूस होगी, इसीलिए मैंने हल्की हल्की आइडिया दिया है आपको। ठीक है भाई, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सही है ना, डाउट नहीं है? चेक कर लेते हैं, रिवीजन करा दूं, रिवीजन करा दूं एक बार। क्वांटम नंबर हमें इस बात की इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी के लिए हम पहले सेल की पता करते हैं, सेल से हम सब सेल पे आते हैं, सब सेल से हम ऑर्बिटल पे आते हैं, फिर हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन मिल जाती है भाई। तो हमारा क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 होते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा है, और इनमें से जो शुरू के 3 होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या होते हैं, फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन डिपेंडेंट होते हैं, ये 1 2 3 ये जो होते हैं समीकरण पे ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, वहाँ से इनकी वैल्यू आती है। स्पिन क्वांटम नंबर ये इंडिपेंडेंट ऑफ इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन से नहीं निकाला जाता है। तो हमने फिर आगे हम बढ़े जब, तो हमने ये कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल की इन्फॉर्मेशन देता है, सेल की इन्फॉर्मेशन देता है। तो मैंने आपसे पूछा किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ सेल मौजूद हो सकते हैं, तो आपका जवाब था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल मौजूद होते हैं। लेकिन हम उस n की बात करते हैं जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है। किस स्टेट में? जिसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। वो n ये वाला है जो बिल्कुल ग्राउंड पे है, तो इसकी बात हम लोगों ने की थी। फिर आगे मैंने आपको एजीमुथुअल पर लेकर आया, तो किसी भी सेल के अंदर अब कितने सब सेल हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं एजीमुथुअल से। तो ये वेरी करता है आपका 0 to n-1 तक, ये क्या होता है, वेरी करता है मतलब। और हमने देखा कि जितने भी नंबर ऑफ सेल हैं उतने ही नंबर ऑफ हमें फाइंड आउट हो रहे थे, सब सेल भी फाइंड आउट हो रहे थे जब हमारा एल वेरी कर रहा था 0 से n-1 तक। ठीक है ना भाई, इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पे समझी थी। और हमेशा जो L की वैल्यू होती है n से कम होती है। ठीक, फिर हम लोगों ने ये बात देखी थी हल्का सा कि नंबर ऑफ सेल बराबर नंबर ऑफ सब सेल देखो आ रहा है हर एक में, ये बात मैंने वहाँ पे दिखाई थी आपको। फिर उसके बाद में मैंने एक सवाल करवा दिया था आपसे, सवाल के बाद में आहबाउ का प्रिंसिपल में हम लोग ये भरते हैं इलेक्ट्रॉन के, उसमें भरते हैं आप पहले लोअर एनर्जी में, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, फिर हायर, ऐसे जाते हैं और फॉलो करते रहते हैं n प्लस एल रूल को। तो n प्लस एल रूल हम लोग देखें तो 2 केस हमारे सामने आया। एक केस तो ये आया जिसमें n प्लस एल की वैल्यू कम थी, तो हम कम वाले में पहले भरेंगे फिर ज़्यादा वाले में भरेंगे। अब ऐसा कंडीशन आ जाए जहाँ पे n प्लस एल दोनों में बराबर बराबर आ जाए, तो सबसे पहले हम उसमें भरेंगे जिसका n की वैल्यू कम होगी, फिर ज़्यादा वाले में भरेंगे। ये हमने ओवरऑल अभी तक किया है। अगला लेक्चर मैंने आपको बता ही दिया, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे और ख़त्म करते हैं इसको। डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ होगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी।